अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो भी अब तक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था वायरल इन्फेक्शंस विद एक्जेंथम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शंस विदाउट एक्जेंथम। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं मम्स की। मम्स, जैसे कि मम्स तो बहुत ईजी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन हम एक क्विक रिविजन सा कर लेते हैं। मम्स कौन करवाता है? एक पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि मम्स कराता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 24 डेज़ का होता है। ऐसे क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करें तो बेसिकली ये जो है ना हमारे पास ज़्यादातर स्कूल एज चिल्ड्रन को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जिन जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जो बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि मम्स हो। ठीक है, उसके अलावा इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स में बात करें तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ़ीवर, मलेज, हेडेक वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना पर्टिकुलरली पैरोटिड स्वेलिंग होती है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये मम्स है। पैरोटिड स्वेलिंग होती है। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस पेशेंट्स में? एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो सकता है, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ऊफोराइटिस हो सकता है। ऊफोराइटिस क्या होता है? ऊफोराइटिस बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन होती है ओवरीज की। ठीक है, अगर ये प्रेगनेंसी में हो रहा है तो अबॉर्शन हो सकता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो रहा है तो मायोकार्डिटिस हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकता है और पॉलीआर्थराइटिस भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात की हम लोगों ने। इस पे डायग्नोज कैसे करना है इस कंडीशन में? एक तो ये हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस, जब भी पेशेंट में हमारे पास पैरोटिड स्वेलिंग आ जाए, बायलैटरल या यूनिलैटरल, मेनली जो है ना बायलैटरल होती है लेकिन यूनिलैटरल भी होती है, तो आपने हमेशा को मम्स को देखना है कि क्या इस पेशेंट में मम्स तो नहीं है। ठीक है, पैरोटिड स्वेलिंग। इसके अलावा डायग्नोसिस में हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी है, और इसके अलावा मम्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं। मम स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमें एक्यूट इन्फेक्शन में मिलती हैं। और इसके अलावा वायरस को जो है ना कल्चर भी कर सकते हैं, और वायरस को कल्चर कर लेंगे, या फिर जो है ना या फिर पीसीआर कर लेंगे, डिटेक्ट करें, पीसीआर करके वायरस को डिटेक्ट करेंगे। फिर अब ये सब कहाँ हो सकता है वायरस का कल्चर? यूरिन सैंपल ले सकते हैं, सीरम सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं केसेस में पॉसिबल होगा अगर फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन है। अगर इससे लेट है तो फिर जो है ना हमारे पास हमें इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैनेज कैसे करना है इस पेशेंट को? बेसिकली हमने सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी है। ऑर्काइटिस है तो पेशेंट को बेड रेस्ट से लोकल सपोर्ट देनी है, और अगर आर्थराइटिस है तो स्टेरॉइड्स देने। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? मैंने आप लोग को बताया था कि मीज़ल, मम और रुबेला की वैक्सीन होती है जो कि देते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रिवेंशन होती है। ठीक है, मम्स बस इतना ही है। मेनली आपने क्या बात याद रखनी है कि पैरोटिड स्वेलिंग इज इंडिकेटेड ऑफ मम्स, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पूछते होते, और ये टॉपिक भी हमारे पास ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वगैरह में ही आता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि हमारे पास विदाउट एक्जेंथम वाली ही कैटेगरी में आता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो विदाउट वायरल इन्फेक्शन विदाउट एक्जेंथम वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मम्स हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये बहुत सारे वायरसेस की वजह से होता है, बट मेनली जो है ना ये हमारे पास एप्स्टेन बैर वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो करवाते हैं, लेकिन मेनली बात की जाए तो एप्स्टेन बैर वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा माइनरली साइटोमेगैलो वायरस भी करवा सकता है, और ह्यूमन हर्पीस वायरस भी करवा सकता है। ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 या फिर 7। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने ह्यूमन हर्पीस वायरस की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था अगर एल्डरली में होगा इन पेशेंट में तो वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस सिंड्रोम करवाएगा। ठीक है, तो ये लोग भी करवाते हैं, लेकिन ना माइनरली कराते हैं, मेजरली एप्स्टेन बैर वायरस कराते हैं। उसके अलावा जो है ना हमारे पास HIV वायरस होता है जो कि वो भी करवा रहा होता है, और टोक्सोप्लाज्मोसिस भी होता है, माइनरली करवा रहा होता है। तो आपने ये याद रखना है कि और भी वायरसेस हैं जो करवाते हैं, लेकिन अगर मेजरली बात की जाए कि कौन करवाते हैं तो वो करवाता है एप्स्टेन बैर वायरस। ठीक है, उसके अलावा इसका अगर हम इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमारे पास स्लाइवा एरोजल के ज़रिए जो है ना फैलता है। और इसके अलावा जो है ना इसको किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों किसिंग डिजीज़ कहते हैं, मैं आपको जो है ना वो उसमें बताऊंगी कि किसिंग डिजीज़ क्यों कहते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स में क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करें हम लोग, तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में हमें एक पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? फ़ीवर होगा, उसको फैटीग होगी, फेरेंजाइटिस होगा, फेरेंजाइटिस
उसके अलावा फेरेंजाइटिस होगा और इसमें जो है ना हमारे पास टॉन्सिल्स एक्सुडेट्स मिलते हैं। जब टॉन्सिल्स एक्सुडेट्स मिलते हैं तो अब जब हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना मुंह ओरल कैविटी उसकी देखेंगे तो ओरल कैविटी में इसके जो टॉन्सिल्स होंगे इतने स्वेलन होंगे कि वो इस तरीके की शेप बन रही होगी। तो इस तरीके के आपको इसके टॉन्सिल्स दिखेंगे। जब इस तरीके के टॉन्सिल्स दिखेंगे ना तो अब इसको कहते होते हैं कि किसिंग टॉन्सिल्स है। इतना कभी कभार तो इतना बढ़ जाते हैं कि ये जो है ना वाटर को भी और या सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड मटीरियल को भी पास आउट नहीं होने देते। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ऑस्की की आपकी ना वीडियोस बनाऊँ जिसमें आपको इन सब की पिक्चर्स दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। और क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है, हेपेटाइटिस मिल सकता है, एंटीबायोटिक अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसमें जो है ना एंटीबायोटिक इंड्यूस रैश मिलेगा। नहीं, इसमें कोई और रैश नहीं मिलता, लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से जो रैश होता है ना वो रैश होता है, वो रैश मिल सकता है। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक यूज़ करा तो एंटीबायोटिक इंड्यूस रैश हो सकता है। अपना इस सिंड्रोम का कोई रैश नहीं होता, इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया विदाउट एक्सेंथम वाली में। ठीक है, और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने आपको बताया ये टॉन्सिल इतने स्वेल हो जाते हैं कि ये ना वाटर को पास आउट, ना सॉलिड फूड पार्टिकल को पास आउट होने देते हैं और ना ही वाटर को। तो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या करवा सकते हैं, डिस्फेजिया करवा सकते हैं। और कभी कभार ये इतने स्वेल हो जाते हैं कि ये एयर को भी पास आउट नहीं होने दे सकते, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं। एडिमा क्रिएट कर देते हैं बहुत ज़्यादा ये फेरेंजियल में, तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं, स्प्लीनिक रप्चर करवा सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाते हैं। इसके अलावा जो है ना ये कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल में जैसे क्रेनियल नर्व की कोई पैल्सीज हो गई, ठीक है, एक यहाँ पे ना सिंड्रोम होता है वो भी करवा रहे होते हैं, एक्स लिंक्ड लिम्फो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम होते हैं जिसको डनकैन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये फेमिलियल होता है, ये सिंड्रोम भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैलिग्नेंसीज करवा सकते हैं, हेम्स्टन बैर वायरस एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज। उसमें क्या हो सकता है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, बर्किट्स लिम्फोमा हो सकता है, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा हो सकता है कोई, या हॉटकिंस डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास अगर हम कार्डिक में बात करें तो मायोकार्डाइटिस करवा सकता है, पेरिकार्डाइटिस करवा सकता है, ईसीजी कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। और अगर हम लोग रीनल में बात करें ना तो ये हमारे पास इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस करवा सकता है। मतलब इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन मेनली आपने क्या याद रखना है, आपने इसकी मैलिग्नेंसीज याद रखनी है, स्प्लीनिक रप्चर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है ना रेयरली करवाते लेकिन करवा देते, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती हैं, स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और इसके जो लिम्फोमास हैं, बर्केट लिम्फोमा मैलिग्नेंसीज है, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवा सकता है। तो आप लोगों ने ये कॉम्प्लिकेशन में याद रखना है। ठीक है, तो इन पेशेंट को हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे? इसमें जो है ना हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। और ये लिम्फोसाइटोसिस किसकी वजह से मिलेगा, क्योंकि इनमें जो है ना CD8 T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हमारे पास किलर सेल्स होते हैं, आपको पता है। तो वो जो है ना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से लिम्फोसाइटोसिस होता है। ठीक है, इनको जो है ना ग्लैंडुलर फीवर सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या फाइंडिंग मिलेगी, हमें हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो कि हम डिटेक्ट करते हैं बाय मोनो स्पॉट टेस्ट के ज़रिए या फिर पॉल बनल टेस्ट के ज़रिए। हाँ, या उसके अलावा अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो एक्यूट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए आपको पता है IgM एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलरली वायरल कैप्सिड एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, और एंटीबॉडीज एब्स्टेन बैर वायरस के खिलाफ वही बात है कि वही वायरल जो भी वायरस करवा रहा है उसके खिलाफ IgM एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसको इस पेशेंट की मैनेज कैसे करना है, अगेन वही सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले हम कोई भी वायरल डिजीज़ होगी तो आपने याद रखना है कि हम उस पेशेंट में सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। उसके अलावा जो है ना सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा स्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है, और स्टेरॉइड्स जो है ना